नमस्कार साथियों, संकल्प अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में जाना था, गुप्त साम्राज्य को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्पभूति वंश, या इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा 21वां अध्याय है और हमारी ये 21वीं क्लास है। और यदि आपने अभी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको भी आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उद्भव हुआ या उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति और परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। तो जब गुप्त वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, तो उसके बाद किन राजवंशों का उदय होता है जो ये दिए हैं, मैत्रक, मौखरी, पुष्पभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। ये राजवंश थे जिनका क्या होता है, उदय होता है। इन राजवंशों में जो पुष्पभूति वंश था या पुष्पभूति जो वंश के जो शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और सबसे बड़ा साम्राज्य किसने बनाया, इन्हीं पुष्पभूति वंश के शासकों ने बनाया। पुष्पभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। यह कहाँ पर पड़ता है थानेश्वर? हरियाणा प्रांत की कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान है। और ये कहाँ पर? आज के समय में हरियाणा में पड़ता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। और प्रभाकर वर्धन कौन था? इस वंश की स्वतंत्रता का क्या जन्मदाता कहा जाता है, जो प्रभाकर वर्धन था। प्रथम प्रभावशाली शासक था। और कौन था ये प्रथम प्रभावशाली शासक था? इस पुष्पभूति वंश का, जिसने परम भट्टारक और महाधिराज और सम्मानजनक जैसी सम्मानजनक क्या उपाधि धारण की थी। और इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। तो देखिए क्या देखा हमने, जो गुप्त वंश के पतन के बाद जो राजवंशों का उदय हुआ उनमें जो सबसे प्रमुख राजवंश था वो पुष्पभूति वंश था। और पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसकी राजधानी ने थानेश्वर को बनाया, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी और महान शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। और इसे स्वतंत्रता का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे महाराजाधिराज और परम भट्टारक की क्या उपाधि इसने धारण की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्री हुई थी। यशोमती से कौन कौन सी उन पुत्रियों का नाम? दो पुत्र थे। वो दो पुत्र कौन कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये दो पुत्र हुए थे। ये प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री राजश्री का विवाह जो कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मा, इनके साथ में इसका विवाह होता है। मालवा के जो शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जो क्या होता है, मालवा के जो शासक थे देवगुप्त क्या करता है, जो ग्रहवर्मा था इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और ये राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। और जो इसका भाई था, क्या बोलते हैं, जब इसको पता चला, इसके भाई को पता चला, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इसके भाई थे राजश्री के, कि इसने जो मालवा का शासक है देवगुप्त, इसने हमारे जीजाश्री की हत्या कर दी है। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के जो मित्र गौड़ थे उन्होंने नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और लेकिन क्या होता है, जो देवगुप्त के जो मित्र होते हैं गौड़, नरेश शशांक ने इनको धोखा देकर राज्यवर्धन की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं।
शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया है इसको कटवा दिया था, तो इस बोधि वृक्ष को कटवाया था इस शशांक ने। वह शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था, और इसी ने राजवर्धन की हत्या की थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की क्या गद्दी पर बैठता है। जो इसका भाई था, राजवर्धन का भाई था हर्षवर्धन, ये दो भाई थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन की हत्या कर देता है, कौन कर देता है, जो शशांक है वो इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जो किसका दोस्त था शशांक, वो देवगुप्त का दोस्त था, तो इसको धोखा देकर हत्या कर देता है। अब राजवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 606 ईस्वी में, तो 16 वर्ष की अवस्था में जो हर्षवर्धन था वो थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठता है, मतलब राजा बनता है। हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है, और हर्ष को क्या, शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की, और इसने कौन सी उपाधि धारण की, परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके, और जो हर्ष था इसने क्या, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार एक कर लेता है, और उसे अपनी राजधानी भी बनाता है। और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज को इसने अपनी राजधानी भी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा घाटी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें हर्ष की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। चीनी यात्री जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है। और जो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वह भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित व वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध धर्म संग्रह को उद्देश्य से भारत आया था। और यह जो पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया था और बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह कहाँ से, चीन से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत को चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। तो हर्ष ने क्या किया था, जो अपने जो दो दूत थे वो चीन भेजे थे, और जो 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए थे। जो हर्ष था इसने क्या किया था, जो कश्मीर के शासक थे, कश्मीर के शासक से बुद्ध के जो दंत अवशेष हैं, मतलब दांत वगैरह, इसको बलपूर्वक हासिल कर लिए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। जो हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और इसके क्या, सूर्य भगवान के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्ता चीनी यात्री हेंगसान से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। और यह शुरुआत में भी यह शिव का उपासक था, लेकिन जब ये चीनी यात्री हेंगसान से मिला तो इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ जुड़ गया और यह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और जो नालंदा था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था, केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में, मतलब जो प्रयाग है प्रयागराज में, प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ और हेमसांग जो था वो छठे समारोह में क्या होता है, सम्मिलित होता है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ।
उसने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचना की। प्रियदर्शनी का, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। और इन 3 नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद, इन 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। और ये तीनों नाटक किसने लिखे थे? जो धावक नामक कवि हैं, इन्होंने ये तीनों नाटक लिखे थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और जो हर्ष, ये IMP याद रखना बात आप लोग की, जो हर्ष है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था, और ना ही सारे देश का शासक था। ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। और हर्ष के जो अधीन शासक थे वो महाराज या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के जो मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता। जो हर्ष के मंत्री थे और मंत्री परिषद में उन्हें सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। मतलब हर्ष का जो शासन था वो कई राज्यों में बटा हुआ था। जैसे अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत अलग अलग राज्यों में बटा है, तो ऐसे ही जो हर्ष ने अपने शासन जो राज्य है उसको कई राज्यों में विभाजित किया था। प्रांत को एक भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। क्या कहलाता? राष्ट्रीय। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द प्रयोग किया गया। जो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है, इसमें हर्ष के लिए जो प्रांतीय शासक हैं उनके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में होता है और भुक्तियों का विभाजन जिलों में हुआ था। और जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विस्पति कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहलाता था? विस्पति। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, जैसे आधुनिक तहसील। मतलब विषय के अंतर्गत कई, जैसे आज हम तहसील कहते हैं, तहसील से मिलकर जिला बनता है, तो ऐसे ही। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। क्या? ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट तथा या भाट कहा जाता था। और दंड पार्श्विक या दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी कहा जाते थे। जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे उन्हें दंड पार्श्विक या दंडिक पुलिस विभाग अधिकारी कहते थे। और हर्षचरित में कुछ दिए गए हैं। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की जो मंत्री परिषद थी उन्हें क्या कहते थे? जो भिंडी क्या कहलाता था? प्रधान सचिव। सहनाद यह प्रधान सेनापति कहलाता था। कुंतल जो अश्वसेना का प्रधान होता था उसे कुंतल कहते थे। और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख को क्या कहा जाता था? स्कंदगुप्त कहा जाता था। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। जो अश्वसेन के जो अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्ला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूत्री वस्त्र निर्माण के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। और हर्ष के समय में जो मथुरा थी वो सूती वस्त्र निर्माण के लिए क्या थी? बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों ये था पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। इसके बारे में आज हमने जाना। तो अभी तक हमने इसमें जितना पढ़ा है हम उसको एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। देखिए तो हमने आपको बताया था कि जब गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ था उनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति वंश को। और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। और प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था।
और यह क्या था, प्रथम इस वंश का प्रभावशाली शासक था और इसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे सम्मान की उपाधियां धारण की थी। और उसके बाद हमने बताया प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो यशोमती थी, उसके 2 पुत्र हुए थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था राजश्री। और इस राजश्री का विवाह क्या होता है, जो उसके जो कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मा के साथ पुत्री का विवाह हो जाता है। लेकिन जो मालवा का शासक था देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर इसके जो भाई थे राजवर्धन, जो राजश्री के भाई थे, इसने देवगुप्त को मार दिया। परंतु जो देवगुप्त के मित्र गौण था नरेश शशांक ने इसको धोखा देकर राजवर्धन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। जो शशांक आपको बता दें, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही बोधि वृक्ष जो बोधगया में था इसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। हर्ष को शलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और यह परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करता है। और हर्ष ने शशांक को क्या कर दिया था, पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और हर्ष ने पुलकेश्वर द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया और इसमें हर्ष की क्या होती है, पराजय होती है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आता है और हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के जो दंत अवशेष थे उनको बलपूर्वक क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। और हर्ष के जो पूर्वज थे वो शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष भी जो था अपने कुल देवता शिव का क्या था, परम भक्त था। परंतु जब यह चीनी यात्री हेंगसांग से मिलता है तो क्या होता है, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ जुड़ जाता है और पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है। हर्ष के समय में नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उसने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचना की। प्रियदर्शनी का रत्नावली और नागानंद ये 3 संस्कृत नाटक थे, इनकी रचना हर्ष ने की थी और इनको लिखने का कार्य धावक नामक कवि ने किया था। और इसने कहा जाता है कि जब इसने लिखे तो इसने पुरस्कार भी लिया था, पुरस्कार लेकर इसने लिखे थे हर्ष से। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था ना ही और पूरे देश का शासक था। और जो हर्ष के अधीन शासक थे उनको महाराज अथवा महासामंत कहते थे। और जो हर्ष की मंत्री परिषद में जो मंत्री थे उनको सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता, प्रांत मतलब राज्य को क्या कहा जाता है, भुक्ति कहा जाता है। प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था वो राजस्थानीय, उपरेक या राष्ट्रीय कहलाता था। और जो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो भुक्ति होती थी, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ करता था और जिलों की संख्या विषय जिसका प्रधान विस्पति होती थी। और जिला किससे मिलकर बना होता था, विषय से मिलकर बना होता है। विषय के अंतर्गत कई पाठक जैसे आधुनिक तहसील आती हैं। या विषय मतलब तहसील, ठीक है। तो जो अपने विषय होता था वो तहसील से मिलकर बना होता था। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का जो प्रधान होता था वो ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था और जो दंड देते थे या दंड पाशविक और दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा जाता था। अश्वसेन सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, अश्वसेना के जो अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलना यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। और हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो दोस्तों हमने इसका रिवीजन कर लिया। ये था पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।